दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Xbox सीरीज़ एस की। ये जो कंसोल है वो Xbox की तरफ से आता है सीरीज़ एस, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है बिग बिलियन डेज़ के टाइम पर। और इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 23,500 के आसपास, मतलब 23,400 का मुझे ये कंसोल पड़ा है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। एक कंसोल जो आपको 1440p में गेमिंग करा सके, रे ट्रेसिंग के साथ करा सके, 120 FPS भी दे सके, वो भी सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपये में। तो ये डील तो मतलब कमाल की। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मुझे ये कैसे पड़ा था। ये मैंने बिग बिलियन डेज पे मंगाया था, जो ये 27,000 रुपये का कुछ चल रहा था, 26-27,000 रुपये का कुछ चल रहा था। और फिर मुझे एक्सिस के क्रेडिट कार्ड से 3500 रुपये का और डिस्काउंट मिला, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया। मतलब ये 23,500 रुपये में मुझे बहुत अच्छी डील मिली है। तो अभी हम बात करते हैं इस कंसोल की। तो मैं आपको पहले यहाँ पर स्पेक्स नहीं बताऊंगा, पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इसके स्पेक्स बताए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये कंसोल मिलेगा। सबसे पहले तो उसको अभी हम रख देते हैं साइड में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक पावर केबल और एक HDMI केबल, और यहाँ पर साथ में आपको इसका कंट्रोलर भी देखने को मिलेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर है। मतलब वो मुझे PS5 के कंट्रोलर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है Xbox का कंट्रोलर। और यहाँ पर आपको इसकी AA बैटरीज भी मिलती हैं ऑफकोर्स, क्योंकि इसके अंदर आपको रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती, यहाँ पर AA बैटरी मिलती है। लेकिन इसकी रिचार्जेबल बैटरी अलग से भी आती है, जो कि कुछ 2,000 रुपये की आती है, तो वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं खरीदनी तो आप सिंपली यहाँ पर आप इसको USB-C से लगा के खेल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर AA बैटरी लगा सकते हैं, जो यहाँ पर हमें ड्यूरेसेल की तरफ से मिलती हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये Xbox सीरीज एस, जो कि मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है। मतलब मैंने अभी तक जितने कंसोल खेले हैं, PlayStation 3 हो, PlayStation 4 हो, Xbox 360 भी मैंने देखा है, आपका PlayStation 4 स्लिम भी देखा है, प्रो भी देखा है, फैट वर्जन भी देखा है, और आपका PlayStation 5 भी देखा है, लेकिन इससे अच्छा डिज़ाइन मुझे अभी तक किसी भी कंसोल का नहीं लगा। एक तो बहुत छोटा है और ऊपर से बहुत खूबसूरत है। कई लोगों को ये ब्लैक जो है वो पसंद नहीं आता है, पर मुझे जनरली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कलर शायद कुछ ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं हो जाए, क्योंकि पूरा वाइट है ना, तो कहीं गंदा नहीं हो जाए। लेकिन ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो आपको पोर्ट्स मिलते हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको एक एथरनेट का पोर्ट मिलता है, 2 USB के पोर्ट्स मिलते हैं, एक HDMI आउट का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर कोई भी HDMI इनका आपको पोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पर आप स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए कार्ड लगा सकते हैं, जो Xbox खुद बनाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई आप वो कार्ड लगाओगे, क्योंकि वो कार्ड्स बहुत महंगे हैं। और यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड के लिए यहाँ पर एक पोर्ट मिल जाता है, और आगे की तरफ आपको एक कनेक्ट बटन देखने को मिल जाता है, एक Xbox ऑन करने का बटन देखने को मिल जाता है, और एक आपको USB पोर्ट एक और मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई कि ये इसका डिज़ाइन और इसका कंसोल। मतलब डिज़ाइन के मामले में तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और पोर्ट्स भी इसमें सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें HDMI इनका पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो पहले Xbox One X और Xbox One X में आता था, वो अब सीरीज एस में देखने को नहीं मिलता है। कई लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं मेरे लिए, लेकिन बाकी सारे पोर्ट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्सपेंशन और स्टोरेज तो मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से हार्ड ड्राइव या SSD एक्सटर्नल यूज़ कर सकता हूँ, ताकि इसका स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ जाए और गेम सेव मैं उसमें कर सकूं। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूं। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब मैंने इसको पहली बार चलाया, तो यहाँ पर जब मैंने पहली बार चलाया तो ये मैंने 2K मॉनिटर्स पे पहले खेला, क्योंकि ये 1440p वाले मॉनिटर, मतलब 2K मॉनिटर हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलती कि ये मशीन भी 2K है और ये भी 2K है, तो दोनों बहुत सही से चलेंगे। तो मैंने जब चलाए, मैंने कुछ गेम्स खेले, जैसे क्रिकेट 22 मैंने खेला, फॉर द होराइजन 5 देखा, मैंने FIFA 22 खेला, और सबसे स्टैंड आउट जो गेम करा वो फॉर द होराइजन 5 करा। मतलब सीरियसली कितना कमाल का उसके ग्राफिक्स लगे। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो 23,000 रुपये की मशीन, मतलब वैसे टेक्निकली ये 23,000 की नहीं है, डिस्काउंट मिला के मुझे पड़ी है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 28 से 30,000 रुपये चल रहा है, अलग अलग सेलर जिस हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन भाई इस प्राइस के हिसाब से मुझे परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिली है। मैं फॉर द होराइजन 5 जब खेल रहा था, ग्राफिक्स का लेवल ही अलग था, मतलब बहुत ही शानदार थे। तो ग्राफिक्स के मामले में बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो मॉनिटर्स हैं वो 60 हर्ट्ज़ के हैं, तो उससे ऊपर मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई कि 120 FPS निकाल रहा है कि नहीं, लेकिन 60 हर्ट्ज़ ऑल द टाइम बहुत आराम से निकाल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मैंने एक आध गेम और खेला, मुझे बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिला। मतलब सही बताऊं तो कहीं भी कोई लैग नहीं, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं। अगर आप PC गेमिंग से आओगे तो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ लगेगी, लेकिन कंसोल गेमिंग में मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेम ड्रॉप्स और ये लैगिंग एक्सपीरियंस हमें देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल भी, क्योंकि यार कंसोल के लिए गेम बहुत अलग से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, तो कोई भी फ्रेम ड्रॉप, लैग, कोई इशू इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। PC में हाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन कंसोल में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। और मुझे ये हैरानी हो रही है कि इतने सस्ते में, इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में ये जो मशीन है बहुत अच्छे ग्राफिक्स निकाल रही है और FPS भी अच्छे दे रही है, और इतनी कोई ज़्यादा हीट भी नहीं कर रही। लाइक मैं PlayStation खेला करता था तो उसके पंखे कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करते थे, लेकिन ये कोई खास ज़्यादा आवाज़ करता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।
इस पे जब मैंने इसको लगाया था मॉनिटर में तो ये पहले फुल एचडी पे ही चल रहा था, फिर मैंने सेटिंग्स में जाके देखा तो वहाँ पे मैंने 1440p करा, फिर मैंने सोचा ला 4K टीवी में अपने लगा के देखते हैं 65 इंच के। तो जब मैंने उसमें खेला तो मुझे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। मतलब मैं जब गेम खेल रहा था मुझे अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे थे, बहुत अच्छे थे। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 2K की मशीन है तो 4K पे अच्छे से चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन 4K टीवी पे 2K रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको अच्छे ग्राफिक्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास 4K टीवी भी है तो ये परफॉर्मेंस तब भी बहुत अच्छी देगा। 2K रेजोल्यूशन में आप 4K टीवी बहुत आराम से चला सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास 2K मॉनिटर्स हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई ये 2K को सपोर्ट करता है। कई सारे गेम्स हैं जो कि ये 2K में नहीं चला पाता है, कुछ गेम्स हैं जो ये फुल एचडी पे ही चलाता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको जो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब जो आप कंसोल में ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं उसकी वजह से कहीं भी कोई लैग या आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो भाई इन पैसों में ये मशीन बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं अभी आगे आपको इस बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोलर की। जैसा आप देख सकते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे जो Xbox सीरीज़ के कंट्रोलर हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं PlayStation 5 से। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें तो आपकी जो अडेप्टिव ट्रिगर्स हैं वो तो कई लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने गेम्स खेले हैं उसमें मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स खेला है और भी कई सारे गेम्स खेले हैं। सबसे ज़्यादा मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स खेला है। तो वो जब मैंने गेम खेला था उसमें मुझे ट्रिगर्स पता चले थे, और एक एक्स्ट्रा प्ले रूम नाम का जो गेम है वो भी खेला था तो काफ़ी अच्छे लगे थे। लेकिन जब मैंने Xbox के कंट्रोलर पर गेम खेला ना तो मेरे भाई मुझे इसकी वाइब्रेशन पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगी। पहली चीज़ जो इसका डिज़ाइन है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है हमेशा से, मतलब जब से Xbox आया है, जब से मैं Xbox को जानता हूँ और मैं कंसोल गेमिंग करता हूँ। ऑफकोर्स मैंने ज़्यादातर प्लेस्टेशन खरीदा है, लेकिन हमेशा से मुझे जो कंट्रोलर है वो मुझे Xbox का ही अच्छा लगा है। जब भी मैं इसको हाथ में लेता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हाथ के हिसाब से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये लाइट वेट बहुत है। तीसरी चीज़ कि इसमें बैटरीज हैं। अब कई लोगों को ये बुरी चीज़ लगती है, लेकिन मुझे ये अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि मेरे पास 4 रिचार्जेबल बैटरी हैं तो मैं 2 को हर वक्त चार्ज करके रखता हूँ। तो जैसे ही ख़त्म होती हैं तो उन दोनों को चार्ज पे लगा देता हूँ, 2 निकाल के इसमें लगा देता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे ये चीज़ आसानी से लगती है। अगर रिचार्जेबल बैटरी होती ना तो वहाँ पर एक दिक्कत होती है कि भाई बैटरी ख़त्म हो गई, अब आप तार लगाओ। और यार सीधी सी बात है, जब आप एक वायरलेस कंट्रोलर यूज़ करते हो ना तो आपको वायर लगाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब बार बार वो जब आप कंट्रोलर को इधर से उधर हिलाते हो ना तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा लगता है कि वो वायर भी साथ साथ हिल रहा है, मतलब इरिटेटिंग लगता है मुझे। तो मुझे ये कंट्रोलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। मतलब Xbox का कंट्रोलर हमेशा से अच्छा था और सीरीज एस का तो ये बहुत ही अच्छा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बस बुरी लगी, अब पता नहीं वो मेरे यूनिट के साथ हुआ या ऐसा है, इसके अंदर कोई भी USB Type-C केबल नहीं निकली। अगर हमें वायर से अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करना है तो शायद हमें अपनी अलग से USB केबल यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साथ में कोई USB केबल नहीं भेजते। लेकिन अब कंट्रोलर की बात हो गई, अब हम इसके ऊपर दोबारा से आ जाते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से गेम्स देखने को मिलते हैं। तो गेम्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ बड़े बड़े टाइटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा और आपका लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, ये जो प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हेलो और आपका हॉर्जा ऑफ होराइजन आपको देखने को मिलेगा, और एक और सीरीज़ है गियर्स ऑफ वॉर, वो भी आपको देखने को मिलेगी। कभी मैंने खेली नहीं है ये गियर्स ऑफ वॉर या बाकी सारी सीरीज़, लेकिन यहाँ पर मैं खेलूंगा तो वहाँ पर एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा होता है, कि यार इसके एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको कई सारे गेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे GTA 5, RDR2, यूबीसॉफ्ट के सारे गेम, मतलब जो ग्लोबली सारे गेम्स लॉन्च होते हैं वो आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको गेम पास भी देखने को मिलता है। गेम पास बेसिकली क्या है? गेम पास ऐसा है जैसे आपका प्लेस्टेशन का जो नया PS Plus है, वैसे गेम पास है कि आप मंथली एक सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको EA प्ले भी देखने को मिलता है। अगर आप अल्टीमेट वाली लोगे तो आपको इसके अंदर EA के सारे गेम्स देखने को मिलते हैं, और जितने भी गेम पास के अंदर जितने भी गेम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे Assassin's Creed Origin, Forza Horizon 5, 4, FIFA 22 और भी कई सारे, जैसे आपका Assassin's Creed Odyssey। कभी कभी इसमें गेम्स ऐड होते हैं, कभी निकलते हैं, तो वो हिसाब से चलता रहता है। लेकिन कई सारी बड़ी लाइब्रेरी आपको देखने को मिलती है, जिससे आप कभी बोर नहीं होंगे, आप गेम खेलते रहेंगे। और वो मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका मिलता है कि यार मंथली आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा गेम्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है गेम पास की। हाँ, बाद में सोनी ने इसको कॉपी करके उन्होंने अपना PS Plus बना दिया, लेकिन दोनों चीज़ें गेमर्स के लिए तो अच्छी है ना। यहाँ पर मैंने तो आपको बता दिया कि इसका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, ये 2K में अच्छी गेमिंग कराता है। कई सारे गेम्स ये 2K में नहीं चलाता, कई सारे गेम ये सिर्फ फुल HD में चलाता है, कुछ गेम्स, लेकिन ये आपको अच्छे फ्रेम रेट्स देता है। और एक जो चीज़ मुझे इसके अंदर बहुत ही अच्छी लगी है वो है क्विक रिज्यूम फीचर। मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ प्लेस्टेशन को कॉपी करनी चाहिए। ये फीचर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जब आप Xbox यूज़ करोगे आपको इसकी आदत लग गई तो एक पता नहीं एक अलग ही फील होती है कि यार सीधा गेम के अंदर, मतलब कमाल की चीज़ लगती है मुझे क्विक रिज्यूम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लेस्टेशन में चाहता हूँ कि वो कॉपी कर ले, क्योंकि यार वो Xbox बहुत अच्छा कर रहा है। और बाकी कुछ चीज़ें इसके अंदर मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, जैसे इसके आगे जो Xbox का लोगो है तो उसकी लाइट को आप
बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, और उसकी ब्राइटनेस को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। वैसे ही आप कंट्रोलर की भी कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि अच्छे लगे। बस कुछ चीज़ें मैंने इसमें मिस करी, जैसे आपको कंट्रोलर के अंदर कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता है जैसे आपको प्ले स्टेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मिस आउट हुई कि यार वो चीज़ भी इसके अंदर हो सकती थी अगर। और मुझे इसके अंदर कमी खली है कि इसका जो स्टोरेज है वो सिर्फ 512 GB है। मतलब सीरियसली थोड़ा बढ़ा सकते थे यार, 825 ही दे देते जैसा आपने दिया था प्ले स्टेशन 5 में। लेकिन कोई नहीं, मैं इसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगा लूँगा जिसमें मैं गेम सेव कर दूंगा। अब लेकिन बात आती है कि यार इंसान एक्सबॉक्स ले या प्ले स्टेशन ले। अब मैं आपको बता दूं, पहली बात, प्ले स्टेशन अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी चीज़, उसका डिजिटल वर्जन इस टाइम 42-43,000 का हो चुका है, और ये मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 23,500 रुपये में। तो भाई बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब शायद उस पैसों में 2 एक्सबॉक्स सीरीज ऐसा आ जाएंगे, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस प्राइस के अंदर तो प्ले स्टेशन 4 भी मिलना मुश्किल है भाई इस टाइम पे नया। और ये एक्सबॉक्स सीरीज है मुझे 23,400 रुपये का पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। यहाँ पर जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ शायद वो थोड़ा बोल्ड हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 30,000 रुपये के अंदर इससे बेहतरीन कंसोल आपको ढूंढने से नहीं मिलने वाला। आप PS4 ले लीजिए, PS4 Pro ले लीजिए, स्लिम ले लीजिए, Xbox One X तक ले लीजिए, इससे बेहतरीन कंसोल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आपको 30,000 रुपये के अंदर रे ट्रेसिंग करा रहा है, 1440p का रेजोल्यूशन भी दे रहा है, और ऊपर से 120 FPS भी दे रहा है कई गेमों में। तो ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। आप 30,000 का PC बना लोगे, इसके बराबर भी क्या, इसके आधे भी कुछ ग्राफिक्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। और PS5 अगर आप लेने निकलोगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इससे तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। अभी जो करंटली इसका प्राइस चल रहा है वो 28,990 चल रहा है, मतलब 29,000 रुपये का ये चल रहा है। लेकिन सेल के अंदर ये बहुत अच्छी डील मिली थी, और जिन्होंने लिए तो शायद बहुत ही कमाल की। और एक्सिस का क्रेडिट कार्ड या ICICI का क्रेडिट कार्ड लगाया है तो भाई आपको 3500 रुपये और ऑफ मिला होगा। तो उस प्राइस रेंज में ये कमाल का है। मतलब 23-24 हज़ार रुपये में इंसान क्या ही लेगा। 23-24 हज़ार में ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि मैं गेम लूट जैसी वेबसाइट्स पे गया था और प्री ओन्ड Xbox सीरीज़ S मैंने देखा, तो वहाँ पर वो भी 22,000 रुपये का पड़ा हुआ था, और यहाँ पे 23,500 रुपये में मुझे नया मिल गया। और यहीं मेरे दोस्त ने एक Xbox सीरीज S लिया था जिसमें उसको बिल्कुल भी वारंटी नहीं मिली। सेलर ने मना कर दिया कि कोई वारंटी नहीं देगा, उसको ब्लैक में दिया था, और बहुत सस्ता करके भी उसको 25,500 रुपये का कुछ पड़ा था वो Xbox सीरीज S। लेकिन ये नया बिल्कुल 23,500 रुपये का पड़ा। तो बहुत अच्छी डील है अगर आपको ऐसी डील मिलती है। और जिन लोगों ने बिग बिलियन डेज पे इसको ख़रीदा, भाई बहुत अच्छी डील मिली है, पहले बता दूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं Xbox सीरीज S और PlayStation 5 का कंपैरिजन करूं, मतलब मैं दोनों को यूज़ कर चुका हूं, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं दोनों के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और मुझे ये हर मामले में ना शायद PS5 से भी बेहतर लगा है, क्योंकि यार प्राइस बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस टाइम PS5 में, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये रिव्यू था Xbox सीरीज S का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।